अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। देश और दुनिया के हालात जिस तरह से बदतर होते जा रहे हैं, मुस्लिम समाज कहां कमजोर गिर रहा है, ये सवालिया निशान है पूरे दुनिया के मुस्लिम समाज के ऊपर। और उम्मत मोहम्मदिया जिस तरह से कमजोर होती हुई नजर आ रही है, पूरे भारत देश में जिस तरह से मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं और मसाजिद के नीचे यहाँ पर मंदिर भी है, ऐसा भी यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। उन बड़ी बड़ी मसाजिद पर आरोप लगाया जा रहा है जो कई 100 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से यहाँ पर मुसलमानों को दीन इस्लाम पर चलने की हिदायत दी है और अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने वाले मुसलमान आज इतने दुनिया में बिजी हो चुके हैं कि मसाजिद से इनका कोई लेना देना नहीं रहा है। इस तरह का बर्ताव आजकल मुसलमानों का होता हुआ नजर आ रहा है और मेजोरिटी में मुस्लिम समाज के लोग इस तरह का बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको अगर सुनाया जाए तो एक कहावत ऐसी भी है कि अगर आपका कोई घर है और किसी घर में अगर आपका घर खाली पड़ा हुआ है तो ऐसी सूरत में उस घर में शयातीन घुस जाते हैं। हकीकत बात है। इसी तरह से मसाजिद का भी मामला है। अल्लाह तबारक व तआला का जो घर है मस्जिद, इस मस्जिद को आबाद करना हर मुसलमान मर्द का अव्वलीन फर्ज है। लेकिन हम जिस तरह से सुस्ताए हुए हैं और सुस्ताए हुए होने की वजह से हम पर जो 5 वक्त की नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज की हुई है, वो 5 वक्त की नमाज को डुम्मा मारने का सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में ये काम किया जा रहा है मुस्लिम समाज की जानिब से, जिसकी वजह से पूरे भारत देश में मसाजिद पर आए दिन हमले हो रहे हैं। संभल का ही वाकया ले लीजिए, ये संभल का वाकया बहुत ताजा वाकया है और संभल का वाकया जिस तरह से यह नौजवान बेकसूर नौजवान शहीद हुए हैं, यहाँ पर इस मस्जिद में भी यहाँ पर जिस तरह से मंदिर होने का आरोप लगाया गया है, जामा मस्जिद संभल की जामा मस्जिद में जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि इस मस्जिद में भी यहाँ पर मंदिर होने के इम्कानात है, उसी के चलते यहाँ पर इस मस्जिद का सर्वे जब करने के लिए पुलिस आई तो पुलिस अपने लाव लश्कर के साथ में आई और जिस अंदाज में पुलिस यहाँ पर लाव लश्कर के साथ में आई, यहाँ पर सर्वे करने का एक तरीका होता है, लेकिन सर्वे करने के तरीके से इन्होंने सर्वे नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर अपने ही हाथों में पत्थर और अपने ही हाथों में रिवॉल्वर और गन लाकर यहाँ से नौजवान शहीद हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। और यही नहीं, इसके अलावा ताजी खबर तो ये है कि शहंशाह हिंद अजमेर शरीफ के खारगाह शरीफ के भी बारे में यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी मंदिर के अवशेष है। इस तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है और मुस्लिम समाज को हर दिन इन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, ऐसी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अब दरगाह का मामला है, दरगाह तो पिछले 800 साल से जहां की वहां है और जितने भी यहाँ पर हिंदू राजा रजवाड़े आए हैं, ये तमाम लोग इस दरगाह शरीफ से होते हुए ही गुजरे हैं। यहाँ पर अपनी मन्नतें भी इन लोगों ने मांगी है और जितने भी लोग यहाँ पर विदेश से आते हैं, ये तमाम लोग भी शहंशाह हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का तवाफ करने के लिए तमाम ही लोग जाते हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ पर स्पेशली इसके लिए आते हैं कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह शरीफ का तवाफ किया जाए और इनका कुछ भला हो जाए। 2019 महाराष्ट्र राज्य विधानसभा मतदार संघ में 2019 में उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जिस तरह से कामयाब हुई थी, उसी के चलते यहाँ पर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे इनके पोते आदित्य जी ठाकरे साहब ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इनके अजमेर शरीफ के दरगाह पर जाकर तवाफ किया था और तवाफ करने के बाद में उन्हें भी कामयाबी हासिल हुई थी। इस तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है और जितनी भी बुजुर्ग हस्तियां हैं, इन तमाम की दरगाहों पर ये तमाम वो लोग जाते हैं माथा टेकने के लिए जिन्हें कामयाबी हासिल होती है या जिन्हें कामयाबी की सख्त जरूरत होती है। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर जाते हैं और जिस तरह से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह शरीफ में जिस तरह से मंदिर के अवशेष होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं, अब आए दिन किसी ना किसी बहाने से मुस्लिम समाज को टारगेट बनाया जा रहा है और मुस्लिम समाज को पूरे भारत देश में परेशान करने का काम भी किया जा रहा है। उसी के चलते MIM के सर्वे सर्वा खासदार असदुद्दीन अवैसी साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, ये भी हम आपको सुना रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के बारे में यहाँ के मुतवल्लियों ने और यहाँ के जिम्मेदारों ने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है
वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इधर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम में 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंप्लीमेंटेशन में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है। देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। 800 साल से दरगाह है। जितने प्रधानमंत्री बने हैं देश में, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, सब चादर भिजाते हैं। साउथ एशिया में जितने हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उनसे ऑफिशियल डेलीगेशन जाता है वहाँ पर। एक महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास, दूसरा ख्वाजा सुल्तान हिंद गरीब नवाज के पास। एक बात बताइए, 800 साल से दरगाह है। मुग़लों का राज था, उसके बाद मराठाओं ने वहाँ पर हुकूमत की, फिर मराठाओं ने 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया उस इलाके को, अजमेर के। फिर जयपुर की जो रॉयल फैमिली है उन्होंने वहाँ पर एक सिल्वर कलश चढ़ाया था। जितने मुग़लों के ख़त्म होने के बाद वहाँ की जितनी राजपूताना उन्होंने उसकी सरपरस्ती की। क्वीन एलिज़ाबेथ 1911 में तो हाउस बनाया। अकबर बादशाह था, उसने ख़िला बनाया, मस्जिद बनाई। ये हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है? क्या मैसेज दे रहे हैं हम भारत का पूरे विश्व में? एक मजाक बनाकर रख दिया आप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लोअर कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रहा है? तो इससे तो आप तो देश को एक सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और ये ठीक नहीं है देश के लिए। ताल्लुक RSS BJP से है, अगर डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपने देख लिया संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई। ये इतनी बड़ी पुरानी दरगाह है, पूरी वर्ल्ड रिनाउंड दरगाह है ये, जहाँ पर करोड़ों लोग बिला लिहाज मज़हब मिलत वहाँ पर जाते हैं। उनको एक मोहब्बत है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर आप ये इस तरह की केस डाल रहे हैं। कोर्ट एक्सेप्ट क्यों कर रहा है इन चीज़ों को, समझ में नहीं आ रहा मुझे। दिल्ली से लॉयर्स लाकर डालते हैं तो इस रुकेगा कहाँ फिर ये? जो राम मंदिर बाबरी का जजमेंट आया था, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आस्था की बुनियाद पर दिया, जो गलत है। और जब DYC चंद्रचूड़ CGI थे तो उन्होंने इसको रोक लगा सकते थे, रोक नहीं लगाई उन्होंने उसको। वो खुद जजमेंट लिखे राम मंदिर का, जिसमें कई जजेस भी थे, जिसमें उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये सब तमाशे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फायरिंग में मर रहे हैं, दंगे में मर रहे हैं। तो देश कहाँ जाएगा फिर? अपनी किताब लिखा कि ट्रेडिशन बोलता है, ट्रेडिशन को मानेंगे या फिर आप कानून को मानेंगे? मैं भी कोई किताब ला लूँगा तो कल जाकर मैं किसी के इबादत गाह बोल दूँ कि वो मस्जिद थी, बोलूँ मैं? कहाँ रुकेंगे फिर आप? अब जब हमने 91 का बना दिया, कानून बना दिया। अच्छा, इसमें देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया और वो दरगाह कमेटी को बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, दीवान को बनाते हैं वो लोग। अब क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? यही तो हम कह रहे हैं, जो सियासत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस देश में, अब ये इन्हीं के गले का सांप बनेगा।
अब उनको कल जब कोर्ट सुनवाई करेगा 20 दिसंबर को, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्या करेगी? किरण रिजिजू क्या जवाब देंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार क्या जवाब देगी? वो दरगाह है बोलेगी, नहीं बोलेगी? वो ASI क्या जवाब देगा? साउथ एशिया के 2 कंट्रीज के डेलीगेशन आते हैं, चादर आती है, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव्स, दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ पर आते हैं। इससे ये क्या भारत के हक में है? ये सब चीज़ें ये क्यों नहीं देख रहे हैं बीजेपी सरकार? ये देखिए, जो संभल का मामला है, मेरी नजर में ये बहुत ही सोची समझी घिनौनी राजनीति के तहत ये सारा मामला है, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि अदालत भी इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। जब देश में कानून है, जो धार्मिक स्थलों से संबंधित सन 1991 का कानून बना हुआ है, पार्लियामेंट द्वारा पास है, जिसमें कहा गया है कि 1947 से पहले की जो स्थिति इस देश में है, सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही रहेगी, उसमें कोई किसी तरह की कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और यही नहीं, उसमें रोका गया है कि अदालत भी उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेक्शन 4 में कहा गया कि केवल यही नहीं, भविष्य में भी ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। बावजूद उसके 19 तारीख को दोपहर में पिटीशन फाइल होती है सर्वे के लिए। कोर्ट उसी समय जो रेस्पोंडेंट हैं उनको सुने बिना, उनको मौका दिए बिना, जो प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है उसको लागू किए बिना, उसी दिन तत्काल आदेश करती है। और बड़े मजेदार बात देखिए कि इधर आदेश पारित हुआ और शाम तक जो है ASI के लोग सर्वे करने पहुंच भी गए। इससे ज्यादा और सुनियोजित षड्यंत्र और क्या होगा, घिनौना षड्यंत्र क्या होगा? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अदालत जा रहे हैं, वहां से आदेश मिलेगा, और आदेश मिलेगा तुरंत उसे लेकर वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा वेल प्लान तरीके से होता है, बिना उसके नहीं होता। और इसीलिए मैंने कहा कि अदालत भी इससे शामिल है। दूसरी बात, और जो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि चलिए, जब 19 तारीख को सर्वे हो गया तो फिर 24 तारीख को सर्वे का क्या मतलब था? और सुबह 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए सर्वे करने, और उसके बाद में जो हुआ, 5 नौजवान बच्चे जो हैं हमारे, उनकी जान चली गई, हत्या की गई उनकी। मैं सीधा कहूंगा, उनकी हत्या। पहले सवाल का जवाब ले लीजिए यार, इसीलिए मैंने आपसे कहा पहले जवाब आने दो, उसके बाद में जो आप सवाल पूछना। उनकी हत्या हुई और आरोप अब ये लगाया जा रहा है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, जबकि आप देख रहे हैं पुलिस कैसे गुंजू करके, वो है ना पुलिस वाला यूं करके पिस्तौल चला रहा। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मैं हूं सैयद अखिल। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे न्यूज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं, इन तमाम की यहाँ पर लिंक भेजी हुई है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है। परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फो सर, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान और परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और NA कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है। और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये
इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को यह रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये रास्ता। तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।